हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में देखिए अपन बात करने वाले हैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में जो पेपर होगा आपका छठा पेपर जो कि इंग्लिश का रहेगा। उसमें देखिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो लिए गए हैं, और जो भी यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म बनती है जो भी पूछे जाने योग्य है वो इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले देखिए अपन दोस्तों बात करें फुल फॉर्म की, तो आपसे फुल फॉर्म यहाँ पर कौन कौन से पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछ सकता है एनपी। एनपी की बात करें तो एनपी की फुल फॉर्म क्या होती है। एनपी की जो फुल फॉर्म होगी यहाँ पर देखिए नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। क्या होगी? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एनपी की फुल फॉर्म होती है। फिर देखिए यहाँ पर अगला आएगा, अगला क्या है? तो अगला है यहाँ पर ईएलटी। क्या है ईएलटी? इसका अर्थ क्या होता है? ईएलटी का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है यहाँ पर क्या, ईएलटी का अर्थ होता है, ईएलटी की फुल फॉर्म होगी यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। क्या होती है? इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इसका फुल फॉर्म होता है। फिर देखिए यहाँ पर आएगी ESL। ESL आपसे यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इसका जो अर्थ होता है इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज। क्या है? इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज। फिर आपसे यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ सकता है कि बताइए CWSN की फुल फॉर्म क्या होगी। तो इसका अर्थ होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी विशिष्ट जो बालक होते हैं उन्हें यहाँ पर कहते हैं इंग्लिश में CWSN कहते हैं। फिर देखिए अगला यहाँ पर पूछ सकता है कि SUPW की फुल फॉर्म बताइए। तो इसमें आपको लिखना है कि सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। क्या होता है? CUPW की जो फुल फॉर्म होती है वो होगी दोस्तों यहाँ पर सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। फिर देखिए अगला है यहाँ पर पूछ सकता है आपको SERT। क्या दोस्तों? SIERT आपको यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो इसका यहाँ पर फुल फॉर्म होगा देखिए स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। क्या होगा? एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। इसका अर्थ होता है कि इसका SIERT का फुल फॉर्म होता है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। फिर देखिए अगला आएगा यहाँ पर, अगला है यहाँ पर एनसीईआरटी दोस्तों आपको जरूर पूछेगा, और ये जितने भी यहाँ पर फुल फॉर्म ले गई है पूरी के पूरे आपसे पूछे जाने योग्य है और बार बार यही पूछता है। और फिर देखिए एनसीईआरटी की जो फुल फॉर्म है वो होगी यहाँ पर क्या होगी, क्या होगी दोस्तों? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, इसकी फुल फॉर्म होगी। फिर देखिए आपसे आरटी की फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो आरटी की जो फुल फॉर्म होगी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार 2009, आरटी राइट टू एजुकेशन। फिर देखिए अगला आएगा यहाँ पर RTI आपसे पूछ सकता है। एक तो है RT और एक है RTI। फिर इसका अर्थ होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। फिर देखिए यहाँ पर अगला है एनसीएफ। एनसीएफ की बात करते हैं, एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या होगी? एनसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है एनसीएफ की दोस्तों वो होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या होगी? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसकी क्या होगी? फुल फॉर्म होगी। और ये कब लागू हुआ था? 2005 में। फिर देखिए अगला फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है कि बताइए सीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो सीसी की यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म होगी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव। क्या होगी? कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है उससे अपन इंग्लिश में सीसी कहते हैं, यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन। फिर देखिए यहाँ पर आएगा डाइट आपसे पूछ सकता है कि डाइट के फुल फॉर्म बताइए। तो इसका जो फुल फॉर्म होगी वो होगी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। क्या होगी दोस्तों? डाइट की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, इसकी फुल फॉर्म होती है। फिर देखिए अपन बात करें एमटी, आपसे पूछ सकता है कि एमटी की फुल फॉर्म बताइए। तो एमटी की जो फुल फॉर्म होती है मदर टंग। क्या कहते हैं? मदर टंग को अपन शॉर्ट में कहते हैं एमटी। फिर देखिए यहाँ पर अपन बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देखिए स्कैनिंग। स्कैनिंग किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आपको लिखना है कि इट इज़ ए टाइप ऑफ रैपिड रीडिंग, यानी क्या है? जल्दी से पढ़ने का एक क्या है प्रकार है, जिसमें आप देखिए फॉर स्पेसिफिक पीस ऑफ फैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें क्या देखते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं? स्कैनिंग कहते हैं। किसी भी चीज़ को अपन देखिए स्कैन करते हैं उसी को अपन यहाँ पर क्या कहते हैं? स्कैनिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर देखिए तो यहाँ पर देखिए ये यदि आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पढ़ने के क्या क्या प्रकार है, तो टाइप ऑफ रीडिंग भी आप लिख सकते हैं, जैसे स्कैमिंग हो गया, स्कैनिंग हो गया, इस प्रकार से। तो दूसरा आएगा यहाँ पर देखिए पढ़ने का प्रकार है ये भी, और ये भी क्या है? ये है
स्कीमिंग, वो था स्कैनिंग और ये था स्कीमिंग। फिर देखिए स्कीमिंग की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें है कि इट इज़ ए मेथड ऑफ रैपिड रीडिंग टू मेन समरी और आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, यानी किसी भी चीज़ को अपन देखिए पढ़ते हैं और उसके बाद जो उसका सार संग्रह निकालते हैं उससे अपन क्या कहते हैं, वो उससे अपन क्या कहें स्कैनिंग, क्या कहेंगे स्कैनिंग कहेंगे। तो स्कैनिंग का क्या क्या प्रकार है, जैसे कि अपन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें भी अपन क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। फिर देखिए न्यूज़ रीडिंग करते समय भी अपन क्या करते हैं, स्कैन ही करते हैं। तो इसके यहाँ पर उदाहरण है। फिर देखिए यहाँ पर आता है दोस्तों लोकल कॉम्प्रिहेंशन। लोकल कॉम्प्रिहेंशन आपसे नहीं पूछा जाता, अधिकतर आज तक पूछा नहीं गया, तो ये आप ये छोड़ देना है। फिर देखिए यहाँ पर आएगा ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो उत्तर होगा ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो इसमें यहाँ पर देखिए आपको लिखना है इन द ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन, यानी इसके अंतर्गत क्या होता है कि ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन द रीडर, यानी दो जो पढ़ने वाला होता है, द रीडर यूज हीज प्रीवियस नॉलेज एंड आइडियाज टू रीड बिटवीन द लाइन्स एंड फाइंड आउट द हिडन मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। यानी इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो पढ़ने वाला होता है वो क्या करता है, अपने जो पुराना ज्ञान है उसके आधार पर देखिए यहाँ पर विचार करता है, और लाइनें होती यानी जो लाइनों को पढ़ता है और उसी के आधार पर देखिए यहाँ पर जो लाइनों के अंतर्गत छिपा हुआ अर्थ यहाँ पर ढूंढ लेता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, ग्लोबल क्या कहते हैं दोस्तों, ग्लोबल क्या कहेंगे यहाँ पर, ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन कहेंगे। फिर देखिए अगला आएगा यहाँ पर देखिए फोनेटिक्स। फोनेटिक्स आपसे पूछ सकता है कि फोनेटिक्स होता क्या है। तो फोनेटिक्स क्या होंगे यहाँ पर देखिए, द साइंस ऑफ द साउंड, क्या होंगे, द साइंस ऑफ द साउंड एंड साउंड सिस्टम इंग्लिश, साउंड सिस्टम इंग्लिश लैंग्वेज कॉल्ड फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या क्या होते हैं, तो फोनेटिक्स कितने होते हैं आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी आर फोनेटिक्स। तो यहाँ पर आपको जवाब देना है कि फोनेटिक्स होती है कितने, 26। और साउंड कितनी होती है इनकी, साउंड होती है इंग्लिश में 44। देखो होते तो 26 सेकेंड, साउंड कितनी होती है 44 ने 44 इनकी ध्वनियाँ होती है। फिर देखिए दोस्तों बात करें यहाँ पर ग्लाइड्स या डिप्थोंग की। डिप्थोंग को ही क्या अपन कहते हैं, तो ग्लाइड्स कहते हैं। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लाइड्स मीन्स क्या कहता है, तो ऑप्शन में आपको डिप्थोंग्स भी दे सकता है या डिप्थोंग्स देकर आपको ग्लाइड्स भी यहाँ पर पूछ सकता है। तो ये ही क्या, एक ही क्या नाम है यहाँ पर देखिए, इसका अर्थ तो क्या होता है, इवन टू वेवल साउंड कम्स टुगेदर एंड देयर फर्स्ट, क्या दोस्तों, when two vowel sound come together and their first sound is straight but second vowel sound is unstraight, this is called diphthongs और glides। यानी अपन देखिए उदाहरण के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये कहना क्या चाहता है, इसका जो अर्थ होता है देखिए डिप्थोंग्स का, वो होता है यहाँ पर देखिए पहला पहला जो यहाँ पर देखिए आता है, यानी पहला जो वर्ड है इस पर अपन क्या करते हैं, इस पर ज़्यादा जोर देकर बोलते हैं, जिससे काव, काव को अपन बोलते हैं। और ओ यहाँ पर यानी जो वोवल साउंड है, स्वर ध्वनि, उसको अपन धीरे से बोलते हैं, यानी इस पर अपन ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। तो इसी को क्या अपन कहेंगे, इसी को अपन कहते हैं डिप्थोंग्स या फिर ग्लाइड इसे कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पर आता है दोस्तों मोनोप्थोंग्स। मोनोप्थोंग्स क्या होते हैं, तो इसकी अपन बात करें तो यहाँ पर होगा देखिए प्योर वोवल साउंड। मोनोप्थोंग्स का अर्थ क्या होता है कि वाट इज, आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ द मोनोप्थोंग्स। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि प्योर वोवेल्स क्या होते हैं, मोनोप्थोंग्स आर प्योर वोवेल्स। साउंड आर कॉल्ड मोनोप्थोंग्स। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे यहाँ पर होगा प्योर वोवेल साउंड प्योर वोवेल साउंड आर कॉल्ड मोनोप्थोंग्स। जैसे यहाँ पर देखिए बट है, कट है, अबाउट है, आर्म से, ईटीसी, ये क्या है, सभी क्या है, मोनोप्थोंग्स है। फिर देखिए आप बात करें अपन दोस्तों आती है स्पीकिंग। स्पीकिंग क्या है, तो स्पीकिंग मीन्स, यानी इसका अर्थ पूछ सकता है कि व्हाट इज स्पीकिंग। तो आपको यहाँ पर लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे आपके पेपर में कि स्पीकिंग मीन्स मास्टरी ऑफ यूजिंग साउंड, मास्टरी ऑफ यूजिंग साउंड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इनटू द मीनिंगफुल मैसेज। इसी को क्या अपन कहते हैं, स्पीकिंग कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग की अपन बात करें तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है लिसनिंग, यानी सुनने के लिए क्या क्या है। तो लिसनर कैन रिकॉग्नाइज द इंग्लिश स्पीच साउंड। फिर आएगा यहाँ पर देखिए ही कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड सेंटेंस। ये अपन बात करें
सुनने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है या फिर क्या क्या बातें आवश्यक होती है। तो सुनने के लिए देखिए अपन बात करें, यहाँ पर पहला होगा, यहाँ पर पहला पॉइंट है लिसनर कैन रिकॉग्नाइज द इंग्लिश स्पीच साउंड। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा है ही कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस। फिर देखिए तीसरा है यहाँ पर ही कैन अंडरस्टैंड स्टेट रिदम एंड पुश पैटर्न। फिर देखिए अपन बात करें, यहाँ पर आ गया अगला पॉइंट क्या है अपना, एम्स ऑफ रीडिंग, यानी पढ़ने का क्या उद्देश्य है। तो पढ़ने के क्या क्या उद्देश्य यहाँ पर देखिए, तो अपन बात करें यहाँ पर उद्देश्य होगा देखिए टू करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी पढ़ने का जो उद्देश्य है वो क्या है कि अपन जो शब्द का उच्चारण है वो सही से कर सके। फिर देखिए स्टेट, क्या है स्टेट, फिर यहाँ पर एन इंटोनेशन, यानी अपन बात करें सही उच्चारण के साथ, क्या दोस्तों सही उच्चारण के साथ अपन वर्ड को पढ़ सके, यही क्या है एम्स ऑफ रीडिंग, यानी पढ़ने का उद्देश्य है। फिर देखिए अगला है यहाँ पर देखिए एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी पठन अवबोध शिक्षण के उद्देश्य, यानी पढ़ने के उद्देश्य की बात करें क्या क्या इसके उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए टू गिव प्रैक्टिस ऑफ लोड, क्या है टू गिव प्रैक्टिस ऑफ लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग, ठीक है, इसके ये उद्देश्य होते हैं। टू गिव प्रैक्टिस यानी क्या है अभ्यास करना बार बार किसका, एक तो लाउड रीडिंग यानी शोर के साथ पढ़ना, और एक होता है साइलेंट रीडिंग यानी मौन वाचन करना। फिर देखिए इसके उद्देश्य, फिर यहाँ पर दूसरा उद्देश्य है टू हेल्प द लर्नर, क्या दोस्तों टू हेल्प द लर्नर टू इनहेंस देयर वोकेबुलरी, यानी जो पाठक होता है यानी पढ़ने वाला जो होता है उसके क्या है जो शब्द भंडार है उसमें क्या करना वृद्धि करना, ये इसका उद्देश्य। फिर देखिए यहाँ पर तीसरा है टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग, यानी पढ़ने की जो आदत है उसको विकसित करना विथ प्लेजर, यानी आनंद के साथ पढ़ने की जो है आदत है उसको यहाँ पर क्या है विकसित करना। फिर देखिए चौथा है टू रीड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन स्टेट एंड इंटोनेशन, यानी किसी भी वर्ड या वाक्य को अपन पढ़ते हैं तो उसको किस प्रकार से पढ़ा जाना, जैसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यानी शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना चाहिए, शब्द उतार चढ़ाव यानी उच्चारण सही से होना चाहिए, इस प्रकार इसके क्या है उद्देश्य हैं। फिर देखिए यहाँ पर अगला है दोस्तों साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग की अपन बात करें जिसे अपन कहेंगे मौन पठन, क्या कहेंगे मौन पठन कहेंगे, तो इसका अर्थ क्या होता है देखिए साइलेंट रीडिंग आपसे पूछ सकता है साइलेंट रीडिंग क्या होती है, तो आपको यहाँ पर लिखना है साइलेंट रीडिंग मीन्स रीडिंग समथिंग विदाउट प्रोडक्ट producing sound audible to things the learner read without moving his lips, it develop look for reading, यानी साइलेंट रीडिंग की अपन बात करें कि एक जब अपन क्या करते हैं बिना ध्वनि उत्पन्न किए शब्द को अपन क्या है पढ़ लेते हैं, अपने होठों को हिलाए बनाए अपन क्या है शब्दों को पढ़ लेते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं साइलेंट रीडिंग यानी मौन पठन कहेंगे, क्या कहेंगे मौन पठन कहेंगे। फिर देखिए यहाँ पर अगला है यहाँ पर एक्सटेंसिव रीडिंग एडवांटेज, यानी सतही पठन के लाभ। तो सतही पठन के क्या क्या लाभ है, सतही पठन की यहाँ पर देखिए लाभ की बात करें तो इन एक्सटेंसिव रीडिंग कीप्स द होल क्लास बिजी एंड एक्टिव, यानी सतही पठन जो होता है ये क्या करता है, इसका जो प्रमुख लाभ है वो क्या है, ये क्या करता है जो पूरी कक्षा दोस्तों उसको यहाँ पर देखिए बिजी यानी क्या करता है व्यस्त रखता है, और यहाँ पर क्या है सक्रिय रखता है, ये इसका लाभ है। फिर देखिए दूसरा है इट इंक्रीज स्टूडेंट वोकेबुलरी, यानी स्टूडेंट का जो शब्द भंडार है उसमें क्या है ये वृद्धि करता है। फिर देखिए तीसरा यहाँ पर लाभ है कि इट गिव्स द पाथ ऑफ सेल्फ एजुकेशन, यानी क्या है ये प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है ये जो रास्ता है यानी सेल्फ एजुकेशन यानी स्वयं अध्ययन का जो यहाँ पर देखिए रास्ता यहाँ पर प्रदान करता है यानी मार्ग बताता है। तो फिर यहाँ पर देखिए इसके क्या है लाभ है, किसके लाभ है ये सभी लाभ यहाँ पर किसके मौन
पठन, सॉरी मौन पठन यानी कि इसके सतही पठन के सब लाभ है। फिर देखिए अगला है यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ स्कीमिंग। स्कीमिंग की क्या क्या यहाँ पर देखिए महत्ता है या फिर इसकी क्या क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए अपन बात करें, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर बोथ स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल्स, यानी ये किसके लिए, ये एक तो क्या विद्यार्थी के लिए भी आवश्यक है यानी बहुत ही उपयोगी है, और फिर यहाँ पर देखिए प्रोफेसर यानी टीचर के लिए भी क्या है आवश्यक है। फिर देखिए यहाँ पर इसका जो दूसरा यहाँ पर है इम्पोर्टेंस यानी महत्ता है वो क्या है, यहाँ पर देखिए स्कीमिंग इज़ यूजफुल टू स्टूडेंट हु नीड्स ए लार्ज नंबर ऑफ बुक्स फॉर ए पर्टिकुलर कोर्स, यानी ए स्कीमिंग किसके लिए आवश्यक है, जो किसके लिए उपयोगी हो सकती है। यहाँ पर जो स्टूडेंट चाहता है क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बुक्स फॉर ए पर्टिकुलर कोर्स, यानी एक स्टूडेंट जो कि एक ही समय बहुत सारी बुक पढ़ना चाहता है, उसके लिए क्या है बहुत ही यहाँ पर लाभदायक होती है। फिर देखिए यहाँ पर तीसरा लाभ क्या है कि इट इज़ ए बिल्ड रेफरेंस मटेरियल फॉर स्टूडेंट, यानी क्या करती है, फिर देखिए अगला देखिए यहाँ पर पार्ट्स ऑफ लेटर। अब यानी पार्ट्स ऑफ लेटर आपको लिखना है, जैसे कि आपको यहाँ पर ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से कौन सा पार्ट नहीं है, निम्न में से लेटर का कौन सा पार्ट नहीं है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि सबसे पहला जो आएगा, सबसे पहला आता है लेटर का पार्ट, वो यहाँ पर एड्रेस एंड डेट, क्या करते हैं एड्रेस और डेट सबसे पहले डालते हैं। फिर देखिए दूसरा आएगा यहाँ पर सैल्यूटेशन, क्या हो दोस्तों सैल्यूटेशन यहाँ पर आएगा। फिर देखिए यहाँ पर आएगा तीसरा यहाँ पर है जो है एड्रेस की बॉडी। फिर देखिए यहाँ पर तीसरा के बाद आएगा चौथा क्या है सब्सक्रिप्शन, क्या है सब्सक्रिप्शन, क्या है दोस्तों सॉरी देखिए। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके अलावा देखिए फिर यहाँ पर चौथा आएगा, यहाँ पर क्या आएगा सिग्नेचर, जो लास्ट में आता है सिग्नेचर आता है। तो ये क्या है पार्ट्स ऑफ लेटर यानी क्या है लेटर यानी पत्र के सब क्या है भाग है। फिर देखिए यहाँ पर अगला आएगा टाइप ऑफ टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के कितने प्रकार होते हैं। तो टेक्स्ट होते हैं कितने प्रकार के, एक तो होता है डिस्क्रिप्टिव पैसेज होता है, एक होता है नैरेटिव, एक तो होता है आर्ग्यूमेंटिव या आर्ग्यूमेंटिव पे अपन कह सकते हैं, और तीसरा होता है यहाँ पर एक्सपोजिटरी पैसेज। इस प्रकार यहाँ पर टेक्स्ट पाए जाते हैं। फिर देखिए अगला आएगा यहाँ पर फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, यानी फंक्शन भाषा के कौन कौन से तत्व है। तो यहाँ पर देखिए अपन बात करें तो यहाँ पर हो गए देखिए देयर आर 3 फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा के कौन कौन से यहाँ पर तत्व है। तो यहाँ पर देखिए तत्व होंगे, एक तो है इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज फंक्शन, क्या है इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज फंक्शन, फिर आता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज फंक्शन, और तीसरा आता है यहाँ पर डायरेक्टिव लैंग्वेज फंक्शन। ये सभी क्या है भाषा के तत्व है। फिर देखिए अपन बात करें यहाँ पर बेसिक स्किल ऑफ इंग्लिश की बात करें तो बेसिक स्किल क्या क्या होनी चाहिए इंग्लिश में। सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ पर LSRW क्या लगाना है आपको, LSRW यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी इंग्लिश की स्किल, निम्न में से कौन सी बेसिक स्किल नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन में से एक गलत देगा, तो आपको याद रखनी कौन कौन सी है। सबसे पहले जो बालक सीखता है देखिए सबसे पहले जो सुनता है सबसे पहले, उसके बाद देखिए बोलता है, फिर यहाँ पर क्या पढ़ता है, और लास्ट में क्या करता है वो लिखता है। तो ये सभी क्या है भाषा के दोस्तों गुण हैं या भाषा के कौशल हैं। फिर देखिए यहाँ पर आएगा राइटिंग एबिलिटी की बात करें तो ये क्या है, द राइटिंग एबिलिटी इज कॉल्ड ए क्रिएटिव आर्ट वेयर द राइटर पेंट्स हिज ओन वर्ड ऑफ दिस ओन वर्ड। फिर यहाँ पर देखिए दिस स्किल इज़ वेरी यूजफुल फॉर, किसके लिए यह स्किल जो सबसे यूजफुल किसके लिए होती है, एकेडमिक जो लाइफ होती है उसके लिए। द लर्नर बिगिंस टू राइट हीज प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस etc, दिस इज हिज राइटिंग एबिलिटी। तो इस अपन कह सकते हैं राइटिंग ये जो योग्यता है, लेखन योग्यता क्या है, जिसमें जो बालक होता है वो अपने क्या है इच्छाओं को प्रकट करता है, अपने एक्सप्रेशन जो होते हैं उसको यहाँ पर क्या है प्रकट करता है, प्रॉब्लम को यहाँ पर लिखता है। और ये किसके लिए उपयोगी है, जो एकेडमिक जो लाइफ है दोस्तों, एकेडमिक लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन कहते हैं यहाँ पर राइटिंग एबिलिटी, यानी जो क्रिएटिव पेंट्स हीज, यानी जो बालक अपने शब्दों में लिखता है उसे अपन क्या कहते हैं यहाँ पर राइटिंग एबिलिटी, यहाँ पर लेखन जो है योग्यता कहेंगे।
फिर देखिए पर्पस ऑफ राइटिंग की बात करें तो इसमें देखिए ये अपन अगले पार्ट में पढ़ेंगे। दोस्तों आपको वीडियो को सही लगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।